हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 का री एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान को लेकर होगा और हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने टॉप 30 के क्वेश्चन आई हूँ और ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास टाइम जो है वो अब लगभग अगर बात करें तो 28 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस 28 दिन के टाइम में आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आपको किस दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पर चूंकि टीआरई में आया हुआ एग्जाम है तो संसद के अगर सदन की बात होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संसद के अगर सदन की बात होती है तो यहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं। पहली चीज, आप यहाँ पर हम 2 चीजों को पढ़ेंगे। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब 2 सदन होते हैं, सदन कितने होते हैं? 2। लेकिन यहाँ पर अगर अंग पूछता कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है तो वहां पर आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें अब आ जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद जो है बनती है। यानी ओवरऑल बात करें तो संसद का गठन, समझिएगा, संसद का गठन या अंग अगर पूछेगा तो 3 अंग होते हैं। उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होता है। और दूसरा, संसद के कितने सदन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा को निचली सभा के नाम से या निचला सदन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों की सरकार होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो संसद की अगर हम बात करेंगे, समझिएगा, संसद की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 अंगों से मिलकर बनती है। उसमें होता है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर मैंने बताया कि लोकसभा जो होती है वो निचला सदन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष आम सदस्यों के द्वारा, आम व्यक्ति जो होते हैं वो इस सभा में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी चुनाव कराते हैं लोग। इनके माध्यम से क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। यानी लोकसभा जो होता है वो निचला सदन माना जाता है, जबकि ऊंचा सदन या ऊपरी सदन किसके नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सदस्य भाग लेते हैं आगे राज्यसभा में के सदस्यों का चुनाव करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन 2, अंग 3। ठीक, फिर है आगे क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष जो थी वो सुमित्रा महाजन थी। पहले आप ये क्वेश्चन जानते रहिए। दूसरा, अभी अगर बात करेंगे लोकसभा की अध्यक्ष तो सुमित्रा महाजन थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, लोकसभा की अध्यक्ष अगर 16वीं लोकसभा की बात करेंगे तो कौन है? सुमित्रा महाजन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तत्कालीन अगर हम बात करेंगे तो 2024 में, ध्यान रखिएगा, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री का पद क्या किया गया है? फिर से संभाला गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिबारा से क्या बने हैं? भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, नवगठित है तो इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 16वीं लोकसभा, तो ध्यान रखिएगा, 17वीं लोकसभा के लिए भी चुनाव हुए थे और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन है? थी सुमित्रा महाजन है। वर्तमान में तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आगे है क्वेश्चन, चिली की सरकार में किसने सैनिक तख्ता पलट किया था? यहाँ चिली लिख दिया गया है, गलत है, चिली। ठीक है, अब हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें हम चिली की सरकार के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक देश बनता है। पोलैंड की सरकार के बारे में पढ़ते हैं कि पोलैंड में किस तरीके। तो हम सबसे पहले चिली के बारे में आपको बताते हैं बहुत शॉर्ट में। किसने सैनिक तख्ता पलट किया था? तो पिनोशे ने किया था। ध्यान रखिएगा, एक समय याद रखिए, 1973 का समय। ठीक, 11 सितंबर 1973 में यहाँ पर चिली में क्या होता है कि सल्वाडोर आयेंदे की सरकार होती है और उनकी जो सरकार बनती है वो गठबंधन की सरकार होती है। और पॉपुलर यूनिटी यानी लोकप्रिय एकता नाम से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम गठित करते हैं। और जब वो उनको ये बात का आभास होता है, कैसे? क्योंकि आपको पता है चिली ओवरऑल बात करें तो पूरे विश्व में तांबे का बहुत ही अग्रगणी मतलब उत्पादक है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत अच्छी किस्म के तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, उत्पादक देश जो है वो है चिली। ध्यान रखिएगा, आइंदे ये चाहते थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे फिर राष्ट्रपति बनते हैं, तो यानी वो दोनों पद पर भी शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सल्वाडोर आयेंदे जो थे वो जानते थे ये बात कि जो
जो आपका जो हमारे ही देश में यानी तांबे का जो सबसे अग्रणी उत्पादक देश जो है वो चिली है। और चिली के राष्ट्रपति ये बात जानते थे कि जो तांबे का उत्पादन है वो किस तरीके से हो, लेकिन वहाँ के जो इन्हें आइंदे को जो लोग आइंदे की सरकार को जो लोग पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि आइंदे जो थे वो एक लोकतांत्रिक पार्टी को मानने वाले थे और उनका मानना था कि यदि जनता का जिसमें भला होगा उसी कार्य को किया जाएगा। तो ये जो तांबे का उत्पादन गैर तरीके से होने लगा था, तो आइंदे उस पर रोक लगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए थे। लेकिन और लोग जो थे, जैसे नहीं होता कि लालचवश जो है लोग अन्य उत्पादन करने लगे, तांबे का आदान प्रदान बहुत ही गलत तरीके से होने लगा। कुछ एक बहुत बड़ा रीजन था कि आइंदे की सरकार को पूरी तरीके से सैनिक तख्तापलट उन्हीं के व्यक्ति जो उनके साथ कार्यरत थे वो अगस्टस पिनोशे ने उनका कर दिया। इस सैनिक तख्तापलट में 11 सितंबर 1973 को आइंदे की क्या कर दी जाती है, हत्या। और इस हत्या के बाद सैनिक तख्तापलट होता है और बाद में इनको क्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। आइंदे की हत्या के बाद से आइंदे की सरकार, मैंने आपको बताया कि एक लोकतांत्रिक समाज चलाना चाहते थे और एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और इनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास था। उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि यदि कुछ हो जाता है तो हमारी जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में गठित होगी। तो इनकी हत्या के बाद अगस्टस पिनोशे जो होते हैं वो चिली के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसमें जो समर्थन मिलता है चिली को ऐसा समर्थन कौन देश देता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो चिली को अपना क्या करता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका अगर दे रहा है तो कहीं ना कहीं तांबे में सबसे बड़ा जो है फायदा किसको हो रहा था, अमेरिका को हो रहा था। तो आइंदे की जब हत्या हो जाती है तो आइंदे की हत्या में जो कुछ विशेषाधिकारी इनके साथ थे, उसी में थे बेशेल जो थे एक फौजी अधिकारी थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है और उनकी पत्नी और उनकी बेटी को भी एक कमरे में बंद करके बहुत समय तक उनको प्रताड़ना किया जाता है। बाद में उसी बेशेल की बेटी मिशेल बेशेल जो है वो चिली में लोकतांत्रिक पार्टी के सरकार के साथ वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिशेल, ध्यान रखिएगा, मिशेल बेशेल जो थी वो बेशेल की पत्नी होती हैं और मिशेल बेशेल जो है जब ये आइंदे की पिनोशे की सरकार जब बन जाती है तो कुछ समय बाद यानी लगभग 15 वर्षों के बाद जो है वापस से चिली में लोकतांत्रिक पार्टी का क्या होता है, एक आम चुनाव कराया जाता है। पिनोशे ये सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, फिर पता लगता है कि पिनोशे की सरकार सिर्फ निर्दयी या क्रूर नहीं थी बल्कि अलोकतांत्रिक भी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत में वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी इसको जो तनख्वाह या इनको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत के। अब आपको पता होना चाहिए, आप शुरू से लेकर अंत तक राष्ट्रपति जानते रहिए। अगर आपसे बीच में कभी पूछ ले कि 1951 में कौन था, 1952 में कौन था, तो आप उपराष्ट्रपति के हिसाब से बता लेंगे। ठीक है। घाना देश कब आज़ाद हुआ था, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना देश जो है 1957 में आज़ाद हुआ था एना क्रूमा के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एना क्रूमा के नेतृत्व में घाना आज़ाद होता है 1957 में। एना क्रूमा के नेतृत्व में घाना देश कब आजाद होता है, 1957 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो लेसेज फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था लेसेज फेयर का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने, ये वाणिज्यवाद के पिता भी कहे जाते हैं। एडम स्मिथ द्वारा लेसेज फेयर का सिद्धांत यानी वाणिज्यवाद का पिता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडम स्मिथ का नाम, इनकी एक पुस्तक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यवाद का पिता भी इनको कहा जाता है। तो वाणिज्यवाद का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और लेसेज फेयर का सिद्धांत भी किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था, यानी वाणिज्यवाद का पहली बार प्रयोग भी इन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए राजा राम मोहन रॉय द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा मिल करके इन्होंने सती प्रथा का अंत पूरी तरीके से कराया गया था। आपको पता है सती प्रथा के बारे में क्या होता है कि तत्कालीन 19वीं सदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय जो है
सती प्रथा एक बहुत ही हिंदू समाज में एक बहुत ही कुरीति के रूप में, एक बहुत ही बड़ी बुराई के रूप में सामने उभर कर आई थी, जो अंग्रेजों द्वारा भी इसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। हालांकि अंग्रेज यदि किसी कुरीति का विरोध कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये उनकी, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य रूप से शासन करने का ही अधिकार था, उनका सिर्फ अपना लाभ देखना ही उनका मेन मोटिव होता था। लेकिन सती प्रथा जैसी कुरीति के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल ने, राजा राम मोहन राय ने मिल करके सती प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगाई। ठीक, आगे है क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 से होती है। क्यों? क्योंकि तिलक, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु से ही क्या होते हैं, गांधी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और उसी दिन से शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो सिर्फ एक वजह से नहीं होती है। आपको पता है कि 1905 में होता है बंगाल विभाजन, ध्यान रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1900 स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1907 में फिर सूरत विभाजन होता है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो ये सारी चीजें मिलकर खिलाफत आंदोलन, क्योंकि आपको पता है कि सेवर्स की संधि होती है और सेवर्स की संधि जो होती है वो टर्की के खलीफा के खिलाफ होती है और इसके बाद हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का बहुत दिन से एक रास्ता जो देखा जा रहा था वो गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन से ही होता है। तो इन सारे आंदोलनों को मिलाकर वो जो आंदोलन शुरू करते हैं वो होता है असहयोग आंदोलन, जो स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों तक चला था। उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है ध्यान रखिएगा 4 फरवरी, ये गवर्नमेंट ने डेट डिक्लेयर कर दी है, 5 फरवरी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन 4 फरवरी ही गवर्नमेंट अब इसको मान रही है। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। इस चौरी चौरा कांड के बाद से ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गणपति उत्सव की शुरुआत कब होती है? गणपति उत्सव की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1983 से गणपति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी उत्सव भी उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। शिवाजी उत्सव 85 में प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 85 में। और जारू जेलेंस्की का नेतृत्व किस देश में था? पोलैंड में, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जारू जेलेंस्की का नेतृत्व या जारू जेलेंस्की किस देश से संबंधित है? तो पोलैंड में। पोलैंड में पॉलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। पॉलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, पॉलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, ठीक है, ये पार्टी जो थी ये शासन कर रही थी जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में पोलैंड में। मैंने आपको अभी चिली के बारे में बताया था, तो पोलैंड में भी ये जो पार्टी थी, ये काफी समय से इस पार्टी का शासन चल रहा था और ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यही पार्टी क्या होती, चुनाव कराती थी, इसी पार्टी के सदस्य चुनाव जीतते थे और इसी पार्टी का पूरा देश में क्या कर रहा था, शासन चल रहा था। तो एक ऐसा दल जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी शामिल हो रही है, एक ही पार्टी जीत रही है और एक ही पार्टी का शासन हो रहा है, वो देश लोकतांत्रिक हो नहीं सकता। तो इसमें फिर जारू जेलेंस्की जो होते हैं बहुत बाद में मार्शल लॉ को लागू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि अब इनको पूर्ण रूप से रूस का समर्थन प्राप्त था और रूस अपने आप में ही बहुत बड़ा देश जैसे आज माना जाता है, उस समय भी बहुत बड़ा देश होता था। तो पॉलिश यूनाइटेड जर्मन वर्क्स पार्टी की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि कोई अन्य राजनीतिक दल इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से, जैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे सही स्पष्ट अर्थ होता है कि लोगों द्वारा, यानी लोगों के द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो चुनाव हो, लोग उसको चुने और उसके द्वारा जनता का शासन हो, यही होता है लोकतंत्र की। इस परिभाषा पे ये पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से क्या कर रही थी, नहीं खरी उतर रही थी। और यही पार्टी जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में बहुत समय से मतलब कर रही थी। इसने प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई हुई थी। तो लेनिन के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनिन जहाज के कारखाना में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मजदूर जो है लेनिन जहाज कारखाना होता है, उस लेनिन जहाज कारखाने के मजदूर जो है इकट्ठा होकर डास्क संधि करते हैं। ध्यान रखिएगा 1988 में होती है। इस डास्क संधि के बाद से जारू जेलेंस्की का जो ये पोलैंड में जो अधिकार होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है हमेशा के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासी यूथ लीग का गठन कब होता है? तो नासी यूथ लीग का गठन होता है 1922 में। आपको पता है नासी यूथ का संबंध जो है वो हिटलर से है, मैंने आपको बता रखा हुआ
पिछली वीडियो देखिए। जो हिटलर का संबंध जो है वो जर्मनी के एकीकरण में, कहा जाता है कि हिटलर ने जर्मनी की एकता के लिए, जर्मनी को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कार्य किए थे। यद्यपि देखा जाए तो हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह व्यक्ति था। बचपन में वो एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में आयरन क्रॉस मिलता है इसे। क्योंकि ये अभूतपूर्व वीरता के लिए ये आयरन क्रॉस इसे मिलता है। उसी समय हिटलर, और ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वर्साई की संधि होती है जर्मनी के साथ, जो अपमानजनक संधि के रूप में जानी जाती है, बीज बो दिए गए थे। हिटलर कहीं ना कहीं उसी समय इससे बहुत प्रभावित हुआ था और हिटलर ने तभी सोचा था कि वो जर्मनी के क्या करेगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी का चांसलर बनेगा और सर्वे सर्वा बनेगा। और ये दिन आया भी जब ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1930 को जो है 1933 को जर्मनी का क्या बनता है, चांसलर बनता है, हिंडनबर्ग बनाते हैं उनको। 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात जर्मनी का सर्वे सर्वा क्या बन जाता है, हिटलर बनता है। और उसकी तानाशाही की सबसे बड़ी क्रूरता यहीं से महसूस होती है, क्योंकि उसने जो है यहूदियों को टारगेट करता है और यहूदियों के साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार करता है। बाद में नाजी यूथ लीग का गठन होता है 1922 में, इसका सदस्य बनता है। पहले फ्यूरर बनता है, फिर उसके बाद से सदस्य बनने के बाद से इस पार्टी का फ्यूरर बन जाता है, बाद में जर्मनी का चांसलर बनता है। तो इस तरीके से उसकी तानाशाही हमेशा से क्या होती थी, उसकी डिक्टेटरशिप। उसने 3 मार्च को मतलब खुद ही बताया कि जर्मनी क्या है, तानाशाह के अब क्या राज में चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे डेट जो बता रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कौन सा आक्रमण हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कहलाती है, तो 1941 में सोवियत संघ पर हमला। देखिए हिटलर जो है जब गद्दी पर जर्मनी के चांसलर बनता है तो उसने मैंने आपको पहले बताया कि उसने सबसे पहले टारगेट किया यहूदियों को। लोगों को बहुत बड़ा वक्ता होता है और यहूदियों को उस समय पता है कि जो जर्मनी की स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। ये ऐसी खराब स्थिति में हिटलर जो है अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को क्या कर लेता है, अपनी तरफ प्रेरित कर लेता है। और इस तरीके से जब जर्मनी का चांसलर बनता है तो लोग सोचते हैं कि ये हम लोगों के लिए क्या करेगा, और फिर वो बताता है कि जर्मनी में जर्मन मूल के ही लोग जो होंगे वो रहेंगे, जिसका स्वास्तिक उसको चिन्ह बताता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसने जो टारगेट किया वो यहूदियों को किया। उसने बताया, उसने कई तरह के ऐसे कल कारखाने बना दिए जिसमें यहूदियों को जिंदा जला दिया जाता था, भस्म कर दिया जाता था। मतलब इस तरीके का भीषण नरसंहार उसने यहूदियों के साथ किया था। तो हिटलर की जो सबसे ऐतिहासिक भूल अगर हम बात करेंगे तो वो ये थी कि हिटलर का एक वित्त मंत्री होता है श्लारमार नाम होता है। श्लारमार शाख्त जो होता है वो इसका वित्त मंत्री बनता है और श्लारमार शाख्त जो है वो उसे बताता है हिटलर को कि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो फंड है वो इतना नहीं है कि हम युद्ध को और जर्मनी को इस तरीके से विस्तारित करें। लेकिन जर्मनी, आपको पता है कि हिटलर क्या होता है, एक तानाशाह होता है। वो श्लारमार शाख्त को उसके पद से हटा देता है और उसको क्या कर देता है, हटा करके जर्मनी को विस्तारित करने के लिए वो धीरे धीरे क्या करता है, युद्ध का ही रास्ता अपनाता है। और उसकी सबसे ऐतिहासिक भूल या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो थी वो सोवियत संघ पर हमला करने को थी। इसने सोवियत संघ पर हमला करने को धर्म युद्ध की संज्ञा दी, पहली चीज। और दूसरी, उसको पता नहीं था कि रूस एक ही बहुत बड़ा देश होता है और इसका 80-85% भाग जो होता है वो साइबेरिया। आपको पता है कि साइबेरिया इतनी ठंडी जगह है कि माइनस में टेम्परेचर होता है। जर्मनी के जो सैनिक होते हैं उस पर आक्रमण करते हैं और जो वहाँ के लोग, वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो इनको पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी इसकी बेवकूफ़ियत जो थी वो थी सोवियत संघ पर हमला। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया था, तो 1938 में मिलाया था। यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ कि 19 विश्व युद्ध 1914 में जो प्रारंभ हुआ इसमें इटली और जापान जो थे, इटली जो था वो मित्र राष्ट्र की तरफ से था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इटली धुरी राष्ट्र की तरफ से था, जापान धुरी राष्ट्र की तरफ से था। तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया, 1938 में मिलाया। और आपको पता है कि 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ये भी हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से प्रारंभ होती है। तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। उससे पहले ही उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को अपने जर्मनी राज्य में मिला लिया था और यही इसकी सबसे बड़ा भूल का आधार बना था। क्योंकि इसने 1941 में सोवियत संघ पर भी हमला करके सोचा कि जैसे ऑस्ट्रिया को इसने अपने कब्जे में कर लिया, विस्तार कर लिया, वैसे वो रूस पर भी कर लेगा। इसी कारण रूस के इस विद्रोह को, माने रूस पर उसके इस आक्रमण
को उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बताई जाती है। नील विद्रोह मार्च 1859 के बाद नील आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.S. सिटनकार जो थे वो नील आयोग के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखिएगा, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि नील आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो W.S. सिटनकार बने थे। नील विद्रोह आपको पता है कि 1859 में हुआ था। बंगाल वाले क्षेत्रों में नील का उत्पादन किया जाने लगा और अब ये उत्पादन जो है उन पर बहुत ही दबाव बनाकर कराया जाता था। तो नील विद्रोह हुआ 1859 में, बंगाल में हुआ, मोस्टली पूर्वी बंगाल में हुआ। और उसके बाद इस आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो W.S. सिटनकार बने थे। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था रूसो ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था रूसो ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य कार्यकारिणी से संबंधित अनुच्छेद किसमें मिलते हैं, 153 से 167 में। राज्य कार्यकारिणी से संबंधित अनुच्छेद 153 से 167 में मिलते हैं। 153 से 167 में राज्य कार्यकारिणी से संबंधित अनुच्छेद मिलते हैं। ऑन लिबर्टी पुस्तक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक है स्टुअर्ट मिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक है स्टुअर्ट मिल की। आगे है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका द्वारा की गई सहायता किस योजना के नाम से जानी जाती है, तो मार्शल योजना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900, ये डेट भी आप सन याद रखे रहिएगा। 1958 से लेकर के 1961, यानी लगभग 3 साल का समय जो था, चीन में भी भयानक अकाल पड़ा था 1958 से 1961 का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मार्शल योजना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से, आपको पता है कि जब भी कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड हो, तो कोई भी वर्ल्ड वॉर होने के बाद से पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, डमाडोल हो जाती है। वहाँ की इतनी जन धन की इतनी ज़्यादा हानि हुई रहती है कि इसका अनुमान सिर्फ क्या हो सकता है, लगाया जा सकता है कि इस तरीके से हुआ होगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए अमेरिका द्वारा सहायता दी गई, जिसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी, तो 1830 के दशक में चलाई थी। रेलवे चलाने का या रेलवे लाइन बिछाने का बहुत बड़ा मकसद जो था वो अंग्रेजों का अपना फायदा था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप दूसरे का बुरा करते करते उनका क्या हो जाता है, भला हो जाता है। तो रेलवे जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज क्या करते थे, लकड़ियाँ भारत से ले जाते थे, तो लकड़ी के इतने बड़े बड़े लट्ठे या जो गट्ठर होता था वो कैसे जाएगा, कोयला कैसे जाएगा, इसके लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी, रेलवे का निर्माण कर दिया। और रेलवे जैसे ही बनी वैसे ही एक लोग दूसरे देश, मतलब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से मिलने लगे, और क्रांति का जो विचार जो अखबारों में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो पाबंदी लगा दी जाती थी, वो लोगों को एक दूसरे से मिलने से, बात करने से बन गई। तो ये एक बहुत बड़ा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी 1830 के दशक में। त्रिकूट समझौता हुआ था, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच 1882 में त्रिकूट समझौता हुआ था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और इटली के साथ समझौता कर लिया था। इसी कारण यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी था, त्रिकूट समझौता हुआ था, कि द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली जो था वो जर्मनी की तरफ से शामिल हो गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपना लिया था, तो देखिए अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और 1927 से लेकर 1935 तक उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे संविधान के जनक जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका एनसीईआरटी में पूरा बचपन का दिया हुआ है कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो इनके दलित होने की वजह से इनको स्कूल में इनके साथ बहुत ही भेदभाव होता था, और एक बार इनके पिताजी ने भी ऐसा करते हुए देख लिया था। हायर एजुकेशन के लिए ये धीरे धीरे पढ़ के हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं, और ब्रिटेन में ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये ब्रिटेन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आते हैं, लेकिन तब भी देखते हैं कि भारत में जाति को लेकर किसी भी तरह की कोई भी अभी मतलब जिस तरीके की स्थिति पहले थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। इस कारण 1927 से लेकर 1935 तक मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए, और अछूतों को जो बताया जाता है कि अछूत हैं उस पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आगे क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में कब हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की अगर हम बात करें तो मराठा का जब हम नाम पढ़ते हैं, मराठा थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता कि पेशवा काल में मराठों की राजधानी कौन सी थी, तो पुणे थी। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, 1674 में हुआ था। औरंगजेब से मिलने गए थे, फिर औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया था, फिर वहां से ये भाग निकले थे। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना नगर निगम की स्थापना कब होती है, तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में होती है, ठीक। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पेरिस कम्यून का निर्माण कब हुआ था, तो 28 मई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट सन है, 1871 में पेरिस कम्यून यानी पेरिस नगर निगम की स्थापना होती है। 1952 में होती है पटना नगर निगम की। इरोड का कपड़ा बाजार कहाँ पर स्थित है, तो इरोड का कपड़ा बाजार है तमिलनाडु में, ठीक। आगे क्वेश्चन, इटली के एकीकरण किस वंश के अंतर्गत, तो सेवाय वंश के अंतर्गत, सेवाय वंश के अंतर्गत जो है इटली का एकीकरण होता है। किस वंश के अंतर्गत हुआ, तो सेवाय वंश के अंतर्गत हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो FDR, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, और इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग सबसे पहले किया था। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को। ध्यान रखिएगा, डेट लिखते चलिए, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। और वो जो होता है वो ब्रेन चाइल्ड होता है वुड्रो विल्सन का, लेकिन अमेरिका ही उस संयुक्त राष्ट्र वहां पर शामिल नहीं होता है, मतलब सदस्य नहीं होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और इसके तहत 24 अक्टूबर 1945 को, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और आज वर्तमान में बात करें तो 193 देश हैं, 193वां देश दक्षिणी सूडान है। और इसका संघ का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आज अब से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी भी कोई विश्व में कोई भी वर्ल्ड वॉर ना हो, ये संघ इस कार्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए अपना कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, सर्वप्रथम फांसीवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम जेंटाइल ने। फांसीवाद का अर्थ होता है, जो अगर हम हिटलर का, मतलब जर्मनी में अगर हम हिटलर की तानाशाही को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरीके से इटली में हम पढ़ते हैं मुसोलिनी के बारे में, इसने फासिज्म शब्द का प्रयोग किया था। फासिज्म का मतलब ये होता है कि सभी वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण हो। राज्य के लिए यानी देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, देश के लिए देश आपके लिए क्या करने से ज्यादा आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था मुसोलिनी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोम मार्च भी निकाला गया था अक्टूबर, देखिए ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेघालय का पठार का भाग है, मेघालय पठार का भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, 1822 में, ध्यान रखिएगा, ये सन भी इंपॉर्टेंट है। मेघालय का पठार, यद्यपि ये असम का पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है मेघालय, लेकिन ये इसमें जो पठार है ये प्रायद्वीपीय खंड, यानी आप ये देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं तो भारत का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ये प्रायद्वीपीय भाग होता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो मेघालय का पठार है। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, चूंकि परीक्षा में आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना की थी VD सावरकर ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। VD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, VD, यहाँ पे विधि लिख दिया गया है, VD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था। और आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद से क्रांतिकारी संगठनों का उदय होता गया, यानी लोग गर्म दल को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे नरम दल के, उन्होंने कहा कि अहिंसात्मक ढंग से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए बम बनाने की कला के लिए पेरिस तक लोगों का जाना हुआ कि बम बना के एक भारत में एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन इस लेवल पर कार्य कर रहा था। काकोरी षड्यंत्रकांत में आचार्य जो थी वो भी एक क्रांतिकारी संगठन थे, क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ साथ जितने नेता, चंद्रशेखर, ये सारे लोग जो थे एक क्रांतिकारी संगठन से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो होती है वो एक क्रांतिकारी संगठन को ही ध्यान में रखकर होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत की स्थापना कौन करता है, तो VD सावरकर करते हैं 1904 में, ठीक। 1901 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दिनाशा वाचा ने की थी। ये 1901 के कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, एकमात्र अधिवेशन। लेकिन एकमात्र हालांकि 1915 में बताते हैं कि गांधी जी की वापसी होती है, लेकिन 15 से पहले वो 1901 में एक बार आए होते हैं, जो कलकत्ता अधिवेशन की क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टॉप 30 के क्वेश्चन है, इस वीडियो से आपके कई क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।